अगर आप अर्थशास्त्र के एक स्टूडेंट हैं तो ज़रूरी है कि आपको सांख्यिकी का भी ज्ञान हो, क्योंकि सांख्यिकी से जो आंकड़े हमें प्राप्त होते हैं उनसे मिलने वाली सूचनाएं आधार बनती है हमारी आर्थिक नीतियों का। और इसीलिए आज की इस ऑनलाइन क्लास में मैं आपका ऑनलाइन टीचर राकेश खत्री लेकर के आया हूँ स्टैटिस्टिक्स का एक बहुत अच्छा सा टॉपिक जिसका नाम है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप यानी सेंट्रल टेंडेंसी। तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल इंटर इकोनॉमिक्स बाय राकेश खत्री में। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो ये जो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है यानी सेंट्रल टेंडेंसी है, इसका मतलब हम उन मापों की बात आज करने वाले हैं जो पूरे आंकड़ों के मध्य पर आधारित होती है। यानी ऐसी मापें जो यहाँ पर मैंने लिखी हुई हैं, 3 केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, समांतर माध्य, मध्यिका और बहुलक। तो ये जो तीनों चीजें हैं इनका जो वैल्यू होती है वो सारे आंकड़ों के मध्य पर निर्भर करती है। और जो सीमाओं की जो आंकड़े होते हैं या जो सीमाओं की तरफ जो संख्याएं हमें प्राप्त होती हैं उनसे इनका कोई लेना देना नहीं होता। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे आंकड़े लिखे हुए हैं 1200, 1100, 800, 1300, 1100। तो अगर हम बात करेंगे समांतर माध्य की, तो समांतर माध्य इनके बीच कहीं आएगा। जो अधिकतम मूल्य है 1300 और जो न्यूनतम मूल्य है 800, इन दोनों का समांतर माध्य से कोई लेना देना नहीं है। समांतर माध्य कहीं बीच में यानी कि जो मध्य के मूल्य हैं लगभग 1100, 1200 वहां कहीं आएगा। तो इसीलिए इनको कहते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि केंद्रीय प्रवृत्ति की जो माप है वो 3 प्रकार की होती है, समांतर माध्य, मध्यिका और बहुलक। इनमें से आज हम लेने वाले हैं समांतर माध्य को, जिसको हम मीन भी बोलते हैं। तो समांतर माध्य को हम कैसे निकालते हैं, उसकी क्या विधि होती है, तो इसको हम शुरू कर रहे हैं एक छोटे से और सबसे सरल एग्जाम्पल से। यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है जिस पे एक्स हम प्रदर्शित करते हैं आंकड़ों को। तो एक्स की वैल्यूज हैं 1200, 1100, 800, 1300, 1100। यहाँ पर लिखा है 5 परिवारों की मासिक आय का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 5 परिवार है, 1 2 3 4 5। इसका हमें समांतर माध्य निकालना है। इस तरीके की जो सीरीज या श्रेणी आपको दी रहती है इसको हम बोलते हैं अपरिष्कृत श्रेणी। तो ये एक उदाहरण है अपरिष्कृत श्रेणी से समांतर माध्य निकालने का, जो सबसे सरल और सबसे शुरुआती तरीका है। तो अब देखते हैं, इसके लिए एक सूत्र हम यहां पर लिखेंगे, x बार इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 अपॉन n। इस सूत्र में जो ये x है हमारा, x बार, ये हमारा है समांतर माध्य यानी कि मीन। और x जो है ये चर है हमारे जो यहां पर दिए हुए हैं अलग अलग, 1 2 3 का मतलब पहला चर, दूसरा चर, तीसरा चर, इस तरीके से। और जो n है, n का मतलब है चरों की संख्या कि कितने चर हैं। इसको हम थोड़ा और शॉर्ट कर सकते हैं इस सूत्र को अगर हम चाहें, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n। ये इसकी शॉर्ट फॉर्म हो गई, याद करने में भी आसान है। सिग्मा का मतलब होता है जोड़। किसके आगे लगा है सिग्मा? x के आगे। तो सिग्मा x का मतलब हो गया चरों का जोड़ या चरों का योग। अब इस प्रश्न की अगर हम बात करें तो हमारे लिए जो x बार है इसको अगर निकालना है समांतर माध्य, तो सिग्मा x यानी इन सारी संख्याओं को हम जोड़ देंगे। 1200 प्लस 1100 प्लस 800 प्लस 1300 प्लस 1100, और इस पूरे को हमें डिवाइड करना है n से। n है चरों की संख्या और चरों का मान आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5, यानी n इज इक्वल टू हो गया 5। अब इसको हम जोड़ देंगे तो उसके लिए हम इधर आ जाते हैं। x बार इज इक्वल टू, देखिए इकाई दहाई वंस टेंस में कुछ नहीं है तो हम इसको ऐसे ही उतार लेते हैं। 100 में दहाई, सैकड़े में 1 और 3 4 और 8 12 13 14 15 की 5 ऐसे लगा 1 और 2 3 4 5 अपॉन 5, यानी x बार इसको हमें 5 से भाग देना है। 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो ये आ गया हमारा समांतर माध्य। यानी इस जो हमारा प्रश्न है कि हमें 5 परिवारों की मासिक आय का समांतर माध्य ज्ञात करना था, तो इन 5 परिवारों के समांतर माध्य हो गई 1100 रुपया।
और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये किनारे में ना करके बीच में कहीं आता है, और आप देखेंगे कि इसके 800 से शुरू होकर 1300 के बीच में कहीं 1100 आए। आइए अब हम लेते हैं एक और उदाहरण। यहाँ पर आपके सामने लिखा है एग्जाम्पल 2, समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर x का मान दिया हुआ है और उसके साथ हमें f यानी आवृत्ति का मान दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ये वाली सीरीज और पहले जो हम बात कर रहे थे ये वाली सीरीज, दोनों में आपको अंतर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर मैंने बताया था ये अपरिष्कृत श्रेणी है, और अब जो ये दूसरी टाइप की श्रेणी आपको दिखाई दे रही है जिसमें आपको x का मान दिया हुआ है और साथ में f का मान दिया हुआ है, तो ये जो श्रेणी है इस श्रेणी को हम बोलते हैं विविक्त श्रेणी। तो सबसे पहले तो हमें श्रेणी की पहचान करनी है कि कौन सा सूत्र हम लगाएंगे, कौन सी विधि हम फॉलो करेंगे, ये डिपेंड करेगा कि हमारी जो सीरीज है वो किस टाइप की है। तो यहाँ पे विविक्त श्रेणी है, तो विविक्त श्रेणी के लिए जो फॉर्मूला होता है एक्स बार का, वो हमारा होता है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। इस सूत्र को आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। सिग्मा एक्स बार ये मैंने आपको बताया कि ये समांतर माध्य है। सिग्मा मैंने आपको बताया जिसके भी आगे सिग्मा लगेगा उस वैल्यूज को हमें योग कर लेना है, जोड़ लेना है। यहाँ पर एफ और एक्स की गुणा कर लेनी है और यहाँ पर केवल एफ का जोड़ लेना है। तो आइए शुरू करते हैं सॉल्यूशन, और इस श्रेणी को हम नीचे को उतार लेते हैं। पहली में हमने x की वैल्यू ली है, दूसरे में हमने f की वैल्यू ली है, और तीसरे में हमने इन दोनों को गुणा करके fx ले लेना है। तो ये हमारा था 10, 20, 30, 40, 50। f हमारा था 2, 3, 4, 3, 2। अब fx ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इन f और x की गुणा कर लेंगे, ठीक है। 10 दूनी 20, 20 तियां 60, 3 चौक 12, 120, 4 तियां 12, 120, और 5 दूनी 10 यानी कि 100। और अब आगे बढ़ रहे हैं यहाँ से। अब आगे की जो वैल्यूज हैं सिग्मा एफ और सिग्मा एफ एक्स, इसको हम यहीं पर कैलकुलेट कर लेते हैं। एफ वाली लाइन को हम यहीं पे जोड़ लेंगे, 3 2 5 9 10 11 14, ये हो गया हमारा सिग्मा एफ। और सिग्मा एफ एक्स जो है इसको भी हम यहीं पर जोड़ लेते हैं, 0 का 0, 6 2 8 2 10 2 12, ऐसे लगा 1 2 3 4, 420। फिगर थोड़ी फनी आई है बट नो प्रॉब्लम। तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। सिग्मा एफ हमने निकाल लिया, सिग्मा एफ एक्स हमने निकाल लिया। अब हमें सिर्फ फॉर्मूले में रखना है और डिवाइड कर देना है। तो एक्स बार हमारा हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, यानी कि सिग्मा एफ एक्स हमारा आया 420 अपॉन ये आया है 14। और इसको अगर हम भाग दे दें तो सीधा सा 4 42 यानी 30 हमारा उत्तर आ गया, यानी एक्स बार हमारा हो गया 30, यही उत्तर है। तो इस विधि का भी नाम साथ में ध्यान रखेंगे। जो विधि आज हमने पढ़ी है, अभी हम देख रहे हैं जिसको, इसका नाम है प्रत्यक्ष विधि। अब बिल्कुल इसी सवाल को और इसी श्रेणी को, विविक्त श्रेणी का यही सवाल है, इसको हमने प्रत्यक्ष विधि से किया था। अब हम इसे दूसरी विधि से करने वाले हैं जिसका नाम है कल्पित माध्य विधि। ये जो कल्पित माध्य विधि है, इसके लिए जो हमारा सूत्र होगा एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। और इसमें जो मान है, जैसे ए है हमारा, ए हमारा जो नई चीजें हैं, ए हमारा कल्पित माध्य है, और ये जो डी नई चीज आई है, डी हमारा है विचलन। और विचलन डी निकालने के लिए एक और सूत्र हम यूज करेंगे, एक्स माइनस ए, यानी एक्स जो हमारे चर दिए होंगे उसमें से हम कल्पित माध्य को घटाएंगे, तो जो आएगा उसे हम विचलन कहेंगे। तो अब शुरू करते हैं विधि को। वही आंकड़े हैं लेकिन विधि अलग है, ये ध्यान रखिएगा। आंकड़े वही हैं तो हम फिर से वही ले रहे हैं। एक्स हमने उतार दिया नीचे को 10, 20, 30, 40, 50। इसके आगे जो हमारा एफ है, आवृत्ति भी वही है, 2, 3, 4, 3, 2।
अब यहां से आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले हम लेंगे कल्पित माध्य को। कल्पित माध्य जैसे हमने कहा, कल्पित मतलब है कल्पना करना। हम माध्य नहीं निकाल रहे हैं, हम सिर्फ कल्पना कर रहे हैं कि ये माध्य हो सकता है। और जैसे कि मैंने कहा कि कल्पित माध्य कहां पर आएगा, लगभग बीच में आएगा। तो हम x वाला जो x यहाँ पर दिया है, बीच वाले x को कल्पित माध्य मान लेते हैं। तो a हमने ले लिया 30। ये सिर्फ मानना है। अगर हम 20 और 40 को भी ले लें तो भी कोई अंतर विशेष नहीं आएगा। लेकिन अगर हम और संख्या लें, 10, 20, 40, 50 में से किसी को लेंगे तो हमारे विचलनों का मान बढ़ जाएगा और उत्तर हमारा वही आएगा। तो कोशिश यही करनी है कि जो बीच की वैल्यू है उसे हम कल्पित माध्य मान लें। तो a हमने 30 मान लिया। अब हमने निकालना है d, और d के लिए मैंने आपको बताया हमें क्या करना है, x माइनस a। ये जो x है इसमें से हमें a माइनस करना है। तो पहला हमारा 10 माइनस 30 यानी ये हो गया -20। फिर 20 माइनस 30 ये हमारा हो गया -10। फिर 30 माइनस 30 ये हमारा हो गया 0। आगे बढ़े, 40 माइनस 30 इज इक्वल टू 10। 50 माइनस 30 इज इक्वल टू हो गया 20। तो ये हमारे निकल गए d, -20 -10 0 10 20। अब हमें क्या करना है, f और d की गुणा कर देनी है। हमें सिग्मा एफ डी निकालना है। तो f और d को हम यहाँ पर गुणा करके लिखने वाले हैं। f और d 20 20 -40, 3 10 जा -30, 4 0 जा 0, 3 10 जा 30, 2 20 जा 40। इसी को अब हमें नीचे हमें सिग्मा के जोड़ भी लेने हैं। तो हमें सिग्मा एफ एक्स लेना है। यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स हो गया 3 2 5 4 9 3 बार 13 14। और हमें सिग्मा एफ डी का जोड़ लेना है। तो हम इनको अलग जोड़ेंगे, माइनस वालों को, या -70, प्लस वालों को अगर जोड़ेंगे +70, यानी हमारा सिग्मा एफ डी आ गया 0। -70 +70 0। अब हम सूत्र में आ जाते हैं, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। इसे हम हल कर रहे हैं। a हमारा है 30 प्लस सिग्मा एफ डी यहाँ से लेना है 0 अपॉन सिग्मा एफ हो गया 14। इसको हम हल करेंगे तो ये हमारा हो गया 30 प्लस 0 डिवाइड बाई 14 का आंसर होता है 0। तो ये हमारा हो गया 30, यानी x बार इज इक्वल टू 30। ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज मैं आपको बता दूं, आंसर तो देखिए लगभग वही आया, लगभग क्या सेम आया। लेकिन जो ध्यान देने वाली चीज है, यहाँ पर सिग्मा एफ डी 0 तभी आएगा अगर आपने जो वास्तविक माध्य है उसी को आपने कल्पित माध्य ले लिया, तो आपका उत्तर सिग्मा एफ डी 0 आएगा। और अगर वास्तविक माध्य और कल्पित माध्य में थोड़ा सा भी डिफरेंस है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, वो आपको यहाँ सॉल्व करनी है। लेकिन आंसर में आपको एक्चुअल जो रियल का समांतर माध्य, वास्तविक समांतर माध्य, वो ज्ञात हो जाएगा। तो ये दूसरी विधि थी, वही प्रश्न था, श्रेणी भी वही थी, लेकिन वो प्रत्यक्ष विधि थी। ये हमारी कल्पित माध्य विधि है। अब इसके बाद एक और इसी की विधि है समांतर माध्य को ज्ञात करने की, उसका नाम है पद विचलन विधि। अब पद विचलन विधि में भी हम वही सवाल यूज कर रहे हैं, वही श्रेणी यूज कर रहे हैं, बस केवल विधि का अंतर है। और यहां पर जो विधि है इसका सूत्र भी बदल जाएगा। यहां पर x बार इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी। दो टर्म नहीं आ गए, एक डी डैश और एक सी। तो हमारा क्या है कि अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि कुछ संख्याएं ऐसी होंगी जो कॉमन होंगी, तो हम उनको सरल कर लेंगे। तो जिस चीज से हम उसको विभाजित करेंगे वो जो कॉमन उसका डिवाइजर होगा वो सी होगा। ठीक है। और डिवीजन के बाद जो वैल्यू आएगी डी डैश, उस डी डैश से हम यहाँ पर उसको गुणा करेंगे। तो इस तरीके से सी एक तरह का समापवर्तक हो गया और डी डैश जो होगा
इसकी वैल्यू निकलेगी d डिवाइड बाय c से। और बाकी चीजें, बाकी जो टर्म आ रही है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, वो आपने समझ ही ली है। तो आइए शुरू करते हैं इस सवाल को। तो सबसे पहले हम x नोट करेंगे, 10, 20, 30, 40, 50। उसके बाद f उतार लेंगे 2, 3, 4, 3, 2। काफी कुछ जो विधि है उसका प्रोसेस इसी तरीके से होगी कल्पित माध्य विधि की तरह। यहाँ पर भी हम एक कल्पित माध्य ले लेते हैं। चलिए थोड़ा सा वेरिएशन के लिए हम जो है इस बार 20 ले लेते हैं। थोड़ा वेरिएशन करके देखते हैं क्या होता है अगर हम कुछ और ले लें। तो यहाँ हमने A30 लिया था, वही सवाल है, लगभग वही विधि है। A = 20 हमने कल्पित माध्य ले लिया। तो अब हम निकालेंगे D। तो D के लिए मैंने आपको बताया था D बराबर होता है x माइनस A। अब यहाँ पर मैंने आपको डिटेल में माइनस करके दिखाया था, यहाँ पे मैं आपको सीधे सीधे माइनस करके दिखा देता हूँ। पहला हमारा जो है 20, सब में से 20 माइनस करना है। तो ये आया -10, 0, +10, +20, +30। तो ये आ गया हमारा D। अब हमें क्या करना है कि इन सब में जितने D हमें मिल रहे हैं 10, 10, 20, 30, हमें ये दिख रहा है कि इनका एक कॉमन डिवाइजर हो सकता है, एक समापवर्तक हो सकता है। हम इन सारी संख्याओं को 10 से विभाजित कर सकते हैं। तो C हमारा हो गया 10। तो हम निकालेंगे D डैश, और D डैश के लिए मैंने बताया था D/C। जितनी भी संख्याएं हैं इन सबको हमें 10 से विभाजित कर लेना है। तो ये हमारा आ गया -1, 0, +1, +2, +3। D के जो जो मान थे उन सभी को हमने 10 से भाग दिया। 10 को 10 से भाग दिया -1, 10 को 10 से भाग दिया +1, 20 को 10 से भाग दिया +2, 30 को 10 से भाग दिया +3। अब हमें जो है F और D इनकी गुणा कर देनी है, F और D की। तो ये हो गया FD डैश। 2 एकम 2, -2, 3 0 0, 4 एकम 4। यहाँ पर आपको प्लस माइनस मेंशन करना जरूरी है क्योंकि इनके डिफरेंस हमको लेने होते हैं। फिर 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। थोड़ा सा अपने काम को अच्छा बनाने के लिए, अपने प्रेजेंटेशन को अच्छा बनाने के लिए हमें इस टेबल को स्केल की सहायता से अगर हम बनाएंगे तो ये देखने में भी सुंदर बनेगी, और जो हमारे टीचर इवेल्युएट कर रहे होंगे, मार्क्स दे रहे होंगे, वो प्रसन्नचित होके हो सकता है कि आधा या 1 नंबर एक्स्ट्रा भी हमको दे दें। या एक्स्ट्रा मतलब 5 नंबर का सवाल है तो उससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर वो कहीं छोड़ने वाले हैं, काटने वाले हैं, तो वो नहीं काटेंगे। तो इस तरीके से सिग्मा एफ हमारा 3 2 5 4 9 3 12 13 14, ये तो हमेशा के जैसे ही। डी की कोई ज़रूरत नहीं है हमें, डी डैश की भी कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे हम आ जाते हैं सिग्मा एफ डी डैश में। तो सिग्मा एफ डी डैश के लिए हम माइनस को अलग जोड़ेंगे, -2, और प्लस को अलग जोड़ेंगे, ये हो गया हमारा +16। फिर इनका डिफरेंस कर देंगे तो ये हो जाएगा -14। ठीक है। अब सूत्र हमारे सामने है, उसी सूत्र का हम फिर से यूज करने वाले हैं। x बार = a प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी। और जब इसे हल करने जाएंगे तो a का मान हमने पहले ही ले लिया था 20, प्लस सिग्मा एफ डी डैश यहाँ दिया हुआ है 14, प्लस सिग्मा एफ ये भी आपको दिया हुआ है 14 हमने निकाला, मतलब c हमने लिया था 10, इसको हम भाग दे देते हैं 14 से, 14 कैंसिल हो गया तो ये बचा 20 + 10। ठीक है, ये 14 एकम 14 और 2.5 एकम 2.5, तो 10 आ गया, 20 और 10 हो गया हमारा 30। तो ये हमारा आ गया आंसर, x बार = 30। तो आंसर वही आएगा। इससे आप ये भी समझ गए होंगे कि अगर हम कल्पित माध्य कोई संख्या बदल भी देते हैं, थोड़ा सा ऊपर नीचे वाला x भी ले लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, कोई अंतर नहीं है, उत्तर हमारा वही आएगा। बस यही होगा कि हमारे जो है यहाँ एफ डी डैश के मान बदल जाएंगे। तो ये विधि थी पद विचलन विधि और कल्पित माध्य विधि। थोड़ा आप देख रहे होंगे कल्पित माध्य विधि में ये जो संख्याएं थी बड़ी बड़ी आ रही थी, यहाँ पर ये
1 2 4 6 आ रहा है, यहाँ पर 40 30 आ रहा था। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाती है पद विचलन विधि में। सूत्र थोड़ा देखने में आपको भारी लग रहा होगा, लेकिन कैलकुलेशन इजी हो जाती है पद विचलन विधि में। अगर बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं हैं तो पद विचलन विधि का प्रयोग करेंगे, अगर छोटी संख्याएं हैं जिनको इजीली हैंडल कर सकते हैं तो खाली कल्पित माध्य विधि से भी काम चल जाएगा। तो कोई भी चॉइस है आपकी, तीनों विधियों में से किसी एक विधि से भी आप समांतर माध्य निकाल सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, जिसमें से हमने समांतर माध्य आज लिया, और समांतर माध्य में भी हमने दो ही श्रेणियां ली हैं। पहली हमने अपरिष्कृत श्रेणी ली थी, अवर्गीकृत भी बोलते हैं जिसको, और दूसरा हमने लिया था विविक्त श्रेणी। और इन दोनों श्रेणियों की सारी विधियां हमने देख ली कि किस किस विधि से इनको हल कर सकते हैं। एक और श्रेणी अभी हमारी बचती है सतत श्रेणी, लेकिन सतत श्रेणी के भी 3 विधियां हैं, और क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है इसलिए आज के इस वीडियो को हम यहीं क्लोज कर रहे हैं। और जो हमारा एक श्रेणी रह गई है सतत श्रेणी, उसकी 3 विधियां हैं, वो इसी वीडियो के सेकंड पार्ट में हम उसको समझेंगे। तो उसे भी आपने जरूर देखना है, बहुत जल्दी ये वीडियो आपके सामने आएगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और पढ़ते रहिए इंटर इकोनॉमिक्स, और स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे ट्यून्ड।